जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। तो देखो, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता हो, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें जो है कुछ फ्लावर वगैरह भी आते हैं और ह्यूमन भी आते हैं। तो देखो, आज की क्लास में तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो फ्लावर वगैरह में होता है ना, तो उसको हम जब प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में। तो इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि एक मेल और फीमेल में आखिरकार कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। तो उसके लिए दो चीज़ बनी हुई है, एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, देखो, डॉक्टर जब डिलीवरी करता है ना, तो उसके बाद बताता है कि लड़का हुआ है या लड़की। कैसे बताता है? अगर मेल होगा तो उसके टेस्टिस और पेनिस को देख के बताएगा, अगर लड़की होगी तो उसकी वेजाइना देख के बताएगा। तो समझ आया कैसे बता रहा है? यही क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बचपन में कई लड़के जब छोटे होंगे ना, तो उनके घर वाले क्या करते हैं, उनको फ्रॉक पहना के तैयार करते हैं और एक फ़ोटो ले लेते हैं बढ़िया, स्टूडियो ले जाके। अब वो फोटो को आप किसी को भी दिखाओगे ना, तो फोटो देख करके आप ये नहीं बता सकते कि वो लड़की होगा या लड़का होगा। समझ आया? तो ये चीज़ क्या है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। इससे पता चल रहा है ना कि लड़का है या लड़की है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की। एक बात बताओ, 5-7 साल के लड़का लड़की क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक हर चीज़ का क्या होता है, एक समय होता है। जैसे मान के चलो 12 से 14 साल के बीच में मेल की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फीमेल की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे मेल की बॉडी में देखो, आवाज़ उसकी मोटी हो जाएगी, ये यहाँ से टेटुआ टाइप का बाहर आने लगता है, दाढ़ी वगैरह आने लगती है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, उनमें जो है एग बनना स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। तो ये सब देख करके क्या है, हम बता सकते हैं ना, देख करके सुन करके क्या कर सकते हैं, उसमें पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये फीमेल है, हाँ ये मेल है। तो यही क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा और एक एक करके उनका फंक्शन बताऊंगा, तो सब डायग्राम में देखते रहना, ठीक? तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? शुरुआत करते हैं ब्लैडर यानी कि मूत्राशय से। तो ये हो गया मूत्राशय। फिर यहाँ से नीचे आ गई नली, नीचे आ गई नली जो कि यूरिन को क्या है, बाहर ले जाएगी। तो ये तो हो गया क्या, ब्लैडर। ये हो गया पेनिस। पेनिस, ये वाला जो रास्ता है ना पूरा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसके रास्ते क्या होती है, यूरिन बाहर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। फिर अब ऊपर से स्टार्टिंग है, तो ब्लैडर के साइड में यहाँ पे 2 ग्लैंड होती है। कितनी ग्लैंड होती है? 2। और उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, उस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड या वेसल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम हो सकते हैं उसके। ये संख्या में कितनी, 2। फिर उसी के नीचे ये जो ब्लैडर है ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है, तो ब्लैडर के नीचे और टेस्टिस के ऊपर, यानी कि ये जो हमारा पेनिस होता है उसके ऊपर होती है। फिर इसके नीचे भी यहाँ पे ग्लैंड होती है 2, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। फिर यहाँ पे बना लेते हैं टेस्टिस, ये मान लो टेस्टिस, दूसरा 2 टेस्टिस हो गए। फिर इस टेस्टिस में से नली जाएगी। तो देखो, ये हम बना देते हैं, इसको सीधा कनेक्ट कर दिया हमने सेमिनल वेसल्स वाले में। फिर ये सेमिनल वेसल्स जो है, सेमिनल वेसल्स या सेमिनल ग्लैंड, ये आगे कनेक्ट होती है किसमें, प्रोटेस्ट ग्लैंड में। और ये दूसरा टेस्टिस का भी मैं यहाँ से इसको घुमा के ले जाता हूँ ना, क्योंकि ये नाम लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ आ गई, फिर यहीं से आगे बढ़ जाएगी किसमें, तो प्रोटेस्ट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक। फिर ये जो काउपर्स ग्लैंड है उसकी भी 2 नली, एक इसमें एक यहीं इसी नली में जुड़ी होती है। तो ये हमारा डायग्राम है ना। फिर टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस जिसके अंदर रखे होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, कवर्ड, ये ऐसा जिस थैली में रखे होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये वाली थैली कौन सी हो गई, स्क्रोटम हो गई, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जिसमें जिसमें हमारा स्पर्म का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो कुछ गलती हो सकती है नाम लिखने में, लेकिन आप समझना क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गई। फिर इसी के ऊपर यहाँ पे ये जो टेस्टिस होते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ पे ये ऐसी कुछ संरचना होती है। ये भी ट्यूब की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्यूब की ही बनी होती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? एपिडिडमिस। क्या है? एपिडिडमिस। ये भी एक प्रकार का ट्यूबुलर पार्टी है, ठीक। ठीक है, तो ये इतने ही जो है इसके पार्ट हो गए। अब हम क्या है एक एक करके इसको समझते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझना कि मेल बॉडी में क्या होता है कि जिस रास्ते यूरिन बाहर आती है ना, उसी रास्ते क्या होता है, स्पर्म भी बाहर आता है। यानी कि यूरिन और स्पर्म बाहर आने के लिए एक ही कॉमन रास्ता होता है, एक ही कॉमन रास्ता होता है जिसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। देखो इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो, मान लो कि ये यूरिन बाहर आने वाला रास्ता है, ठीक है। ये हमारे टेस्टिस है। टेस्टिस क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे, और ये किस में? वही कॉमन नली में मिला दिया जाएगा ऐसे करके, और उसी से क्या है, इसी से यूरिन भी बाहर आएगी और इसी से क्या होगा, स्पर्म भी बाहर आएगा। तो ये कॉमन होता है। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात की जाए ना, तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, यूरिन और पीरियड्स में जो एग बाहर आता है ना, तो दोनों के क्या होते हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं। वहीं मेल में क्या होता है, कॉमन पाथ होता है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं टेस्टिस के बारे में। तो जो टेस्टिस है ना, उसको मुख्य प्रजनन अंग बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और यही स्पर्म फीमेल बॉडी में एग को जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, मुख्य उत्सर्जन अंग। अच्छा, कितने टेस्टिस होते हैं? तो 2 टेस्टिस होते हैं। और काम क्या है, स्पर्म बनाना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है। हालांकि इसमें 3 प्रकार की सेल होती है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो टेस्टिस हो गए 2। अब ये जो टेस्टिस है ना, ये किसके अंदर रखे होते हैं? ये थैली जैसी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। यानी कि स्क्रोटम के अंदर ही क्या रखे होते हैं, टेस्टिस रखे होते हैं। अब देखो ये जो टेस्टिस है, इसमें स्पर्म कहाँ बनता है? तो उसके अंदर बारीक बारीक सी महीन क्या होती है, ट्यूबुलर संरचना होती है। और उस ट्यूबुलर संरचना को क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी में क्या बनता है, चुन्नुक चुन्नुक सा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब एक बात बताओ ना, ये चुन्नुक चुन्नुक सा बना, तो इस चुन्नुक चुन्नुक से को आगे तो भेज नहीं देंगे। इस चुन्नुक चुन्नुक से को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेंगे। तो क्या है, इसी टेस्टिस के ऊपर एपिडिडमिस पाई जाती है। ये भी क्या है, एक ट्यूबुलर संरचना है। तो क्या होता है कि जो स्पर्म बनता है ना, वो इसमें अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा, तो एपिडिडमिस के यहाँ से 2 काम हो जाते हैं। एक तो क्या है कि स्पर्म को अस्थायी रूप से क्या करना, स्टोर करना। और दूसरा क्या होता है कि अब ये स्पर्म यहाँ से ट्रांसफर भी तो होगा ना आगे। तो ट्रांसफर होगा का मतलब क्या है, एक ट्रांसफर करना स्पर्म को, और दूसरा क्या है, स्पर्म को अस्थायी रूप से स्टोर करना भी है। स्क्रोटम का काम क्या है, तो भैया टेस्टिस की सुरक्षा करना। इसके अंदर क्या रखे होते हैं, टेस्टिस रखे होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है, तो स्पर्म का निर्माण करना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, जिस ट्यूब से होता हुआ ये स्पर्म जो है ना, ये हमारी सेमिनल ग्लैंड तक पहुंचेगा ना, तो इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। समझे? देखो ये इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। अब ये क्या करती है, स्पर्म को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम करती है। और ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं संख्या में। अच्छा, ये जो एपिडिडमिस है वो भी 2 हैं, क्योंकि 2 टेस्टिस हैं तो 2 ही क्या होंगी, एपिडिडमिस होगी। फिर देखो ये जो वास डिफरेंस है ना, अब इसी को अगर काट दिया जाए ना, तो उसको बोल देते हैं क्या, नसबंदी। क्या बोल देते हैं, नसबंदी। तो देखो अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से अपन ने काट दिया, तो काट दिया का मतलब इसको क्या बोल देंगे, अब ये वास डिफरेंस है तो उसको बोल देंगे वेसेक्टोमी। क्या बोल देंगे, वेसेक्टोमी। अच्छा, वहीं फीमेल में क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि मेल में अगर नसबंदी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। वहीं अगर फीमेल में नसबंदी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। अब समझना, जैसे जो सांड होता है ना, तो सांड को ही क्या बनाया जाता है, बैल बनाया जाता है। जैसे बकरा होता है, बकरा को क्या है, खस्सी बनाया जाता है। कैसे, क्या करते हैं, उनके जो टेस्टिस होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, काट करके अलग कर देते हैं। देखो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, और प्लस में क्या है, स्पर्म बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन ही खत्म हो गया तो उसके जो पूरे अंदर के जो भाव है ना, वो पूरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भाव कैसे वाले, कि कोई गाय दिखी तो उसको देख के उत्तेजित नहीं होगा, वो बकरा बकरी को देख के उत्तेजित नहीं होगा। यानी क्या, कितनी सुंदर बकरी खड़ी क्यों ना हो,
उसको देख के वो उत्तेजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या है, उसका जो मेन वायर है ना वो कट के अलग ही हो गया। अब कट के अलग हो गया तो उसमें इस प्रकार के भाव नहीं आएंगे। दूसरा, अब वो किसी बच्चे को जन्म देने योग्य भी नहीं रहा। तो ये होता है इसको काट देने से। अब देखो क्या है ना कि मेल में अगर मान के चलो इसको काट दिया ना तो किसी काम का नहीं बचेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना करके क्या करते हैं, ये वास डिफेंस जो है ना उसी को क्या कर देते हैं, काट करके वहीं के वहीं, मतलब इसको कैसे करेंगे, ये जा रही वास डिफेंस, इसको काट के इसको वहीं के वहीं से फोल्ड करके और बांध दिया। तो ये क्या हो गई, अब बंद हो गई। अब क्या होगा कि स्पर्म है ना, स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, स्पर्म यहाँ तक तो आएगा, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई, कट गई। क्योंकि क्या हो गई, वो कट गई। अब स्पर्म यहीं रहेगा, 20 मिनट तक के आसपास में उसका क्या रहता है, जीवन काल होता है, फिर वो मर जाएगा। फिर क्या होगा, लाइसोसोम क्या उसको खा पी के खत्म कर देगा। तो ये इस प्रकार क्या की जाती है, वेसेक्टोमी की जाती है, नसबंदी की जाती है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि हमने केवल वास डिफेंस को क्या किया है, कट किया है, टेस्टिस को नहीं। तो टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, जिसको क्या है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और मेल में क्या होंगे, मेल वाले गुण होंगे। बस इसमें क्या होता है कि सीमन यानी कि वीर्य तो बाहर आता है, यानी कि जो यूरेथ्रा वाला मार्ग है उससे सीमन यानी कि वीर्य तो बाहर आएगा, लेकिन उसके साथ कौन, स्पर्म बाहर नहीं आएगा। और स्पर्म ही क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है। अब स्पर्म ही नहीं आएगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, और वो अब क्या है, बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगा। तो ऐसा होता है। अच्छा, फिर ये टेस्टिस की बात करें ना, तो देखो अगर टेस्टिस अगर पूरे काट दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो एक टेस्टिस काट के अलग भी कर दिया ना, तो क्या होता है कि ये एक काम करता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी प्रकार का। बस क्या होगा, स्पर्म जो है ना कम मात्रा में बनेगा। लेकिन क्या है कि दोनों नहीं कटना, एक कटाना कोई भी तो काम चल जाएगा, जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। बस क्या होगा, स्पर्म जो है कम मात्रा में बनेगा। अब जो स्पर्म है वो वास डिफेंस से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, तो सेमिनल ग्लैंड में पहुंचेगा। सेमिनल ग्लैंड का काम क्या है, तो ये सीमन बनाने का काम करती है, सीमन यानी कि वीर्य। अब एक बात समझना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता, तो तैरना नहीं आता तो उसको अगर नदी पार कराना है तो क्या करेंगे, उसको नाव में बिठा के और पार करा देंगे। तो ऐसे ही जो हमारा स्पर्म है ना, स्पर्म उसकी इतनी औकात नहीं है, यानी कि उसके पास इतनी गति नहीं है, इतनी तेज उसके पास गति नहीं है कि वो फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे और क्या करे, एग को फर्टिलाइज करे। तो अब क्या है भैया, उसके लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो क्या बना दिया, सीमन बना दिया ना, वीर्य बना दिया। तो क्या होता है, वीर्य के साथ मिल करके ये जो दोनों ग्लैंड है ना, ये क्या करती हैं, उसको गति प्रदान करती हैं। गति तेज होगी ना तभी तो क्या होगा, वो फीमेल बॉडी में पहुंच करके फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा और क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये गति प्रदान करने का काम क्या है, इन दोनों का है, क्योंकि ये दोनों क्या बनाती है, वीर्य बनाती हैं। वीर्य का मतलब सीमन, देखो ये 60 से 70% बनाती है, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 20 से 30% तक बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में 1 होती है, सेमिनल ग्लैंड संख्या में 2 होती है, और जो काउपर्स ग्लैंड होती है वो भी कितनी होती है, 2 होती है। फिर सेमिनल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर के क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशंस भी क्या करती है, प्रदान करती है। फिर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो कहाँ है, इसकी लोकेशन, तो ये हमारा जो ब्लैडर है उसके नीचे और जो हमारा पेनिस है उसके ऊपर होती है। अच्छा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना ये क्या है, एक प्रकार से जो हमारे यूरिन निकलती है ना उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। देखो एक बात बताओ, जब स्पर्म बाहर आएगा ना तो यूरिन रुकना चाहिए, और जब यूरिन बाहर आए तब स्पर्म नहीं आना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ही है। देखो चित्र में देखो, तो चित्र में दिख रहा है, एक इमेज में क्या है कि यूरिन बाहर निकल रही है, और दूसरी जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिव हुई है उसमें देखो यूरिन को क्या कर दिया, उसने रोक दिया। तो कुछ इस प्रकार क्या करती है, ये यूरिन की मात्रा भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये सिट्रिक एसिड भी बनाती है, जो कि क्या है, हमारे शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म को गति प्रदान करने का काम करता है। फिर अगली ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, इसका काम क्या है, अब एक बात बताऊं, जैसे मान लो कोई पाइप है उसमें से पानी क्या कर दिया, निकाला गया, और उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो एक बात बताऊं ना, उसके अंदर जो है ना पानी क्या होगा, कहीं ना कहीं जमा होगा। तो पानी जमा होगा तो ऐसी क्या होता है, जब यूरिन निकलती है ना तो ये यूरेथ्रा वाला जो मार्ग है ना पूरा, इसमें क्या होती है, यूरिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गीला हो जाता है पाइप। अब यूरिन जो है ना उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय नेचर की होती है। कैसी होती है, अम्लीय नेचर की होती है यूरिन। अब जो स्पर्म है वो होता है बेस नेचर का। तो एक बात बताओ ना, यहाँ पे क्या है, एसिटिक नेचर है, और यहाँ से बेस यानी स्पर्म आएगा तो स्पर्म को क्या कर देगी, खराब कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि पहले जो काउपर्स ग्लैंड होती है ना वो क्या करती है, एक लसलसा सा पदार्थ निकालती है जो कि चिकना होता है बिल्कुल,
और वो क्या है, इस यूरेथ्रा की पूरी दीवारों को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि स्पर्म निकले ना तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो खराब भी ना हो। तो ये काम किसका होता है, काउपर्स ग्लैंड का होता है। और एक बात मेल के लिए कि जब भी हमारे मन में कोई सेक्सुअल विचार आते हैं या हम किसी सीन को देख करके उत्तेजित हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे जो यूरेथ्रा वाला मार्ग है ना, उससे एक तरल और चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। तो वो कहाँ से निकलता है, काउपर ग्लैंड से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि अब क्या है, स्पर्म बाहर आने वाला है। अब स्पर्म बाहर आने वाला तो उसको लगता है ना ऐसा, स्पर्म बाहर आने वाला, तो स्पर्म बाहर आने वाला तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो इसलिए काउपर्स ग्लैंड क्या है, वो तरल और चिपचिपा सा पदार्थ निकालती है, जो कि क्या करता है, यूरेथ्रा वाले मार्गों को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ताकि क्या हो, स्पर्म खराब ना हो। वो तरल और चिपचिपा सा पदार्थ ना कभी भी स्पर्म नहीं होता है। अब एक बार मैं तीनों ग्लैंडों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल ग्लैंड। कितनी होती है, संख्या में 2 होती है। इसका काम क्या है, तो 60 से 70% बनाना किसका, वीर्य का। फिर उसके बाद में जो वीर्य है उसको गति प्रदान करना, दूसरा न्यूट्रिशन प्रदान करना, तीसरा है फ्रक्टोज का निर्माण भी करती है। फिर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म का 20 से 30% बनाती है। फिर शुक्राणु यानी स्पर्म को गति प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है और यूरिन की मात्रा को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जब यूरिन बाहर आती है तब स्पर्म नहीं आना चाहिए और जब स्पर्म बाहर आए तब यूरिन नहीं आना चाहिए। तो इसको कंट्रोल कौन करती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड करती है और एक सिट्रिक एसिड बनाने का भी काम करती है। तीसरी ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड संख्या में कितनी होती है, 2 होती है और इसका काम क्या है, चिपचिपा और लसलसा सा चिकना पदार्थ बनाना, जो कि क्या है, यूरेथ्रा वाले मार्गों को पूरा क्या कर दे, चिकना कर दे। और दूसरा क्या है, बेस नेचर का कर दे, ताकि स्पर्म जब इसमें से आए तो वो खराब ना हो और इजीली क्या हो जाए, बाहर हो जाए। अब जो सीमन यानी वीर्य होता है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, तो देखो जो सीमन यानी कि वीर्य होता है ना, तो उसमें देखो एक तो हो जाएगा क्या, स्पर्म, प्लस में हो जाता है फ्रक्टोज, प्लस में हो जाता है सिट्रिक एसिड। तो इनको मिलकर के क्या बनता है, सीमन यानी कि स्पर्म बनता है। तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इनके जो भी काम है ना, वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा, साथ में एक इमेज भी लगा दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम समझते हैं टेस्टिस के बारे में। तो देखो टेस्टिस में होती है 3 प्रकार की सेल। कौन कौन सी होती है, तो एक जर्म सेल होती है, दूसरी होती है सर्टोरी सेल और तीसरी होती है लैडिंग सेल। ये 3 सेल होती है। देखो मैंने पहले बताया था कि जो स्पर्म का निर्माण है वो किस में होता है, तो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल में। सिम्निफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है और उसी के अंदर कौन सी सेल होती है, जर्म सेल। और जर्म सेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अभी हम स्पर्म के बारे में भी जानेंगे, ठीक। और जो सर्टोरी सेल होती है ना, वो इन स्पर्म को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और साथ में जो लेडिंग सेल होती है ना, वो क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक मेल हार्मोन है। देखो मेल में 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एंड्रोजन। तो ये 2 क्या होते हैं, मेल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ बन रहा है, तो लेडिंग सेल में, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो इसको इतना ध्यान रखना। अब समझते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु के बारे में। तो देखो शुक्राणु का कुछ शेप इस प्रकार का होता है। आगे वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और ये जो पीछे वाला भाग होता है उसको टेल बोलते हैं। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो ये जो टेल होती है ना, जो पूंछ होती है, यही क्या करती है, इसको आगे गति प्रदान करती है ना। वैसे देखो इसको एक्चुअल गति जो होती है वो वीर्य में मिलाकर ही मिलती है, पर फिर भी इसकी खुद की कुछ गति होती है। और इनकी भी क्या होती है, एक प्रकार से रेस चलती है, क्योंकि जो सबसे पहले एग को फर्टिलाइज करेगा वही जीतेगा। कौन कहता है कि लाइफ में संघर्ष नहीं है। सोचो जहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत हो रही है वहीं इतना संघर्ष है कि 200-300 मिलियन स्पर्म में से जिसकी गति सबसे तेज होगी वही सबसे पहले एग को जाकर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। यहाँ से सीखने की बात है, हंसने की नहीं। जग जिस जिस पे हंसा है वही इतिहास रचा है। बनना है तो बाज की तरह बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं पाता, और बाज बिना बोले बादलों के ऊपर उड़ने की ताकत रखता है। और लोग सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखते हैं। जब लोग मिलते हैं ना तो तुम्हारी हैसियत पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या नहीं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है ना तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। चलो अब आगे समझते हैं कि जो हमारा स्पर्म है वो कैसे नेचर का होता है। तो क्षार यानी कि ये बेस नेचर का होता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए ना कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की बात हो रही है, मानव यानी ह्यूमन बॉडी की, इसमें अगर सबसे छोटी सेल की बात की जाए तो वो होती है स्पर्म सेल। वहीं अगर सबसे बड़ी सेल की बात की जाए तो वो होता है फीमेल में एग। फिर बात करते हैं कि 1 मिलीलीटर में कितने स्पर्म होते हैं। तो होते हैं कितने, 20
मिलियन। अब जो स्पर्म है उसको बनने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमारे शरीर में जितने भी नाजुक अंग है ना, उनको क्या है, शरीर के अंदर रखा गया है, लेकिन ये भी क्या है, बहुत नाजुक होते हैं। तो ये नाजुक होते हैं, फिर इनको शरीर के बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि देखो, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए क्या है, इसको शरीर के बाहर रखा गया, थोड़ा सा दूर, ताकि क्या हो, टेम्परेचर अलग अलग रहे और आसानी से क्या हो, स्पर्म का निर्माण हो। फिर अगर वहीं बात करें कि देखो, गर्मी के दिन में तो ठीक है, लेकिन ठंडी के दिन में जब टेम्परेचर बाहर का मान लो 10 डिग्री है, अब इसको तो 25 डिग्री चाहिए बनने के लिए, तो फिर क्या होगा, तो क्या होता है कि ठंडी के दिनों में ये हमारे शरीर के थोड़े पास आ जाते हैं, यानी स्क्रोटम जो होता है ना हमारा, वो थोड़ा सा इनको पास में ले आता है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है और ये स्पर्म निर्माण कर पाते हैं। और इनके नाजुक होने के कारण ही जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं, रनिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें क्या हो, इन पे चोट लगने का खतरा ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है कि आप क्या पहने, सपोर्टर पहने। जबकि उसके बहुत सारे मिथ बना रखे हैं कि भाई साहब सपोर्टर पहनते हैं तो हाइड्रोसिल बीमारी नहीं होती, फलानी बीमारी नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल किस लिए है, चोट से बचाने के लिए। अच्छा, फिर एक बीमारी होती है हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल बीमारी में क्या होता है, जो हमारे अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या भरा जाता है, एक फ्लूइड, जिसके कारण इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ देता है कि हाइड्रोसिल बीमारी किससे संबंधित है, तो अंडकोश या टेस्टिकल से संबंधित है। टेस्टिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।